तुम्हें पता है ना कि मुझे यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए रखा गया है, ताकि मैं तुम्हारा जीना हराम करके तुम्हें मरने पर मजबूर कर सकूं। पर तुम अब तक हार नहीं मानी। पर कोई बात नहीं, आज जो तुम्हारे साथ होगा तन्वी, वो पहले से भी कहीं ज्यादा दर्दनाक होगा। इतना कहकर उसने तन्वी को नीचे धक्का देकर गिरा दिया और झुककर उसके बालों को खींचते हुए कहा, अरे क्या हुआ, अभी से रोने लगी? अभी तो पूरी रात बाकी है। उसके छोड़ते ही तन्वी धीरे धीरे पीछे खिसकने लगी। वो रोते रोते सिसकते हुए कहती जा रही थी, हमें छोड़ दो प्लीज, हम किसी से कुछ भी नहीं कहेंगे, हमें छोड़ दीजिए प्लीज। और वो उसकी तरफ बढ़ रहा था। अचानक तन्वी को महसूस हुआ कि पीछे दीवार है और अब वो और पीछे नहीं हो सकती। उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर उस आदमी के सामने भीख मांगते हुए कहा, प्लीज छोड़ दो हमें। पर वो तन्वी के करीब आता जा रहा था। तन्वी समझ चुकी थी कि वो गलत इंसान से दया की भीख मांग रही है। उसने आंखें मींच लीं और मुट्ठियों को कस लिया और मन ही मन कहा, आपने हमें क्यों मरने से बचाया? वो आदमी जैसे ही तन्वी को हाथ लगाने वाला था, अचानक कमरे की लाइट जल गई। ये लाइट्स क्यों बंद की तन? सेबेन की आवाज सुनकर तन्वी ने झट से अपनी आंखें खोल दी। इधर सेबेन ने सामने देखा तो तन्वी जमीन पर बैठी हुई थी और एक 27 से 28 साल का लड़का उसके पास ही उठकर खड़ा हो गया था। सेबेन ने पहले उसे संदेह भरी नजरों से देखा और फिर तन्वी की तरफ देखा, जो बेतहासा डरी हुई थी। सेबेन दौड़कर उसके पास आया और नीचे उसके पास बैठते हुए बोला, तन्वी तन्वी, क्या हुआ? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? क्या हुआ यहाँ, बताओ मुझे। सेबेन ने तन्वी को सहारा देकर उठाया। उसकी बाहों के घेरे में तन्वी खुद को छुपाने की कोशिश कर रही थी। सेबेन ने तन्वी के कंधे पर अपनी पकड़ मजबूत की और उसके कांपते हुए हाथ पर अपना हाथ रखकर कहा, तन्वी मैं हूं ना यहाँ। ये सुनकर तन्वी को थोड़ी राहत मिली। सेबेन ने जैसे ही उसे बेड पर बैठाकर उससे अलग होने की कोशिश की कि तन्वी ने सेबेन की शर्ट और कसकर पकड़ ली। वो सेबेन ने उसकी तरफ देखा तो तन्वी ने धीरे से नामे सर हिला दिया। उसकी लाल हो चुकी आंखें सेबेन को वहीं रोक लेना चाहती थीं। सेबेन ने अपनी पलकें झपकाकर तन्वी को आश्वासन देते हुए एक बार फिर यही कहा कि मैं यहीं हूँ। इतना कहकर वो उस लड़के की तरफ मुड़ा जो अभी भी उसी अकड़ में वहां खड़ा था। सेबेन उसकी तरफ बढ़ा ही था कि उसने हड़बड़ाते हुए कहा, यहाँ कुछ नहीं हुआ है। आई एम डॉक्टर यस, मैं तन्वी का डॉक्टर हूँ, उसको देखने आया था यहाँ। तभी किसी ने अचानक से लाइट बंद कर दी। शायद कोई पेशेंट होगा। यहाँ के पेशेंट्स अक्सर ऐसी शैतानियां करते रहते हैं। और अंधेरे की वजह से तन्वी डर कर पैनिक हो गई और आगे बढ़ते ही गिर गई। मैं तो बस उसे उठाने के लिए ही बढ़ा था, तब तक तुम आ गए। डोंट टेक इट टू मच सीरियसली, यहाँ ऐसी चीजें नॉर्मल हैं। सेबेन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, पर मैंने तो कुछ पूछा ही नहीं, आप सफाई क्यों दे रहे हैं फिर? सेबेन के सवाल से वो एकदम से हड़बड़ा गया। वो नहीं, सफाई नहीं, मुझे लगा आप पूछेंगे वैसे आप हैं कौन और इस वक्त यहाँ क्यों? सेबेन, मैं ही तन्वी की मॉनिटर कर रहा हूँ। यस, पर तन्वी तो मेरी पेशेंट थी। सेबेन, आप शायद काफी वक्त बाद यहाँ आए हैं। कल तक आपको आपकी नई ड्यूटी मिल जाएगी। अभी आप जा सकते हैं। यश को गुस्सा आ रहा था, जो उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। उसने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है तन्वी, अब आपकी पेशेंट है, पर इस वक्त यहाँ से आपको जाना होगा, मुझे नहीं। सेबेन, मतलब? यस, क्योंकि यहाँ नाइट ड्यूटी मेरी ही होती है। मैंने 1 महीने की लीव ली थी और इसलिए मेरी जगह पर डॉक्टर पुलकित यहाँ ड्यूटी कर रहे थे। पर अब जैसा कि मैं वापस आ गया हूँ तो मैं अपनी ड्यूटी खुद करूँगा, आप जा सकते हैं। सेबेन को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस बात के लिए वो क्या करें। किसी भी कीमत पर वो तन्वी को छोड़कर जाना नहीं चाहता था। यश ने आगे बढ़ते हुए सेबेन से कहा, तो चलें डॉक्टर सेबेन। उसके चेहरे पर आई कुटिल मुस्कान से सेबेन को उसके इरादे भांपने में देर नहीं लगी। उसने धीरे से तन्वी से अपना हाथ छुड़ाया। तन्वी उसकी शर्ट अब भी कसकर पकड़े हुए थी। सेबेन ने उसकी आंखों में देखते हुए उसका हाथ हटाया और वहां से बाहर की तरफ चला गया। तन्वी ने अपनी आंखें बंद की। आंसू उसके गालों पर ढलक गए। यश ने तन्वी की तरफ बढ़ते हुए कहा, ये बचाएगा तुम्हें? हंसते हुए उसने आगे कहा, देखा, यहाँ तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं है। टाइम खराब कर दिया इसने मेरा। कोई बात नहीं, अब भी बहुत वक्त है। वो जैसे ही तन्वी की तरफ बढ़ने लगा, उसका फोन बजा।
अरे यार, फोन निकालकर उसने स्क्रीन पर नंबर देखा तो चेहरे के भाव संजीद हो गए। हेलो। दूसरी तरफ से आवाज आई। हेलो डॉक्टर यस, मैं डॉक्टर जैन। यस। जी सर, आप इस वक्त। डॉक्टर जैन जी सॉरी, मैंने आपको इस वक्त डिस्टर्ब किया, पर एक्चुअली एक इमरजेंसी केस आ गया है। आप फौरन इमरजेंसी वार्ड में जाइए। यस। पर सर, मेरी नाइट ड्यूटी। डॉक्टर जैन, वो कोई भी संभाल लेगा। यस, आप प्लीज़ इमरजेंसी वार्ड में जाइए, मुझे हॉस्पिटल आने में वक्त लगेगा। आप एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर हैं, प्लीज़ गो एंड हैंडल द सिचुएशन। ओके सर। यस ने फ़ोन काटा और गुस्से में वहाँ से चला गया। उसके जाते ही सिबेन कमरे में तन्वी के पास आ गया। तन्वी अभी भी डरी हुई थी। सिबेन ने जैसे ही उसे हाथ लगाया, वो डर से कांप गई। सिबेन, तन्वी मैं हूँ सिबेन, देखो। उसे देखते ही तन्वी उसके सीने से लग गई और सिसक सिसक कर रोने लगी। सिबेन उसके पीठ पर सहलाते हुए उसे शांत कराने की कोशिश किए जा रहा था और तन्वी उसके सीने से लगी खुद को कहीं छुपा लेना चाहती थी। उसने रोते हुए कहा, वो मार देंगे हमें सिबेन, उन्होंने सबको मार दिया, वो हमें नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए हम खुद ही मर जाना चाहते थे, मार देंगे वो हमें। सिबेन ने उसे शांत कराते हुए कहा, तन्वी ऊपर देखो, इधर मेरी तरफ देखो, मैंने उसे तुम्हें छूने तक नहीं दिया ना, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं किसी को हाथ भी नहीं लगाने दूंगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा तुम्हें तन्वी। तन्वी ने अभी भी सिबेन के सीने पर सर रखा हुआ था। सिबेन ने उससे दूर हटने की कोशिश की तो तन्वी ने उसका हाथ और जोर से पकड़ लिया। सिबेन उसकी भावनाओं को समझ सकता था। उसने तन्वी को वैसे ही रहने दिया और धीरे धीरे उसके सर को सहलाने लगा। वो इस वक्त तन्वी से यश की बात करके उसे और डराना नहीं चाहता था। उसने धीरे से कहा, तन्वी। तन्वी ने दबी हुई आवाज में कहा, हम। सिबेन, नींद आ रही है। तन्वी, अभी भी सिबेन अपने सीने पर तन्वी की सिसकियों को महसूस कर सकता था। उसने कुछ सोचा और फिर धीरे धीरे एक गाना गुनगुनाने लगा। आज चल तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार मिले। तन्वी ने गाना सुनकर अपनी आंखें मूंद लीं तो आंखों में भरे आंसू नीचे बह गए। सिबेन गाना गाते हुए तन्वी के सर को सहलाता रहा। कुछ देर बाद उसे अपने सीने पर वजन सा मालूम हुआ तो उसने देखा तन्वी सो चुकी थी। सिबेन उसे आराम से बेड पर लिटा देना चाहता था, पर अभी भी उसने सिबेन का हाथ मजबूती से पकड़ा हुआ था। सिबेन को डर था कि हाथ छुड़ाने की कोशिश में तन्वी कहीं जग ना जाए, इसलिए उसने तन्वी को वैसे ही सोने दिया। कुछ देर बाद सिबेन की पीठ में दर्द होने लगा तो उसने थोड़ा सा पीछे खिसक कर दीवार का सहारा ले लिया। तन्वी के कंधे पर हल्के से सहलाते हुए उसने कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा तन्वी, आई प्रॉमिस। उसने काफी देर जागते रहने की कोशिश की, पर फिर उसकी भी आंख लग गई। सुबह सुबह तन्वी की आंख खुली तो खुद को सिबेन के पास पाया। उसने नजर उठाकर सिबेन को देखा। सोते हुए उसके चेहरे पर किसी छोटे बच्चे जैसी मासूमियत थी। सोते हुए वो कुछ कहकर बड़बड़ा सा रहा था। तन्वी ने ध्यान से सुना, कुछ नहीं होगा तुम्हें तन्वी, मैं हूँ तुम्हारे पास। तन्वी की आंखों में आंसू भर आए। उसने मन में कहा, क्यों हैं आप इतने अच्छे। कुछ देर वो सिबेन को यूं ही देखते रहने के बाद वो जैसे ही उठने लगी, सिबेन की शर्ट की बटन में फंसे उसके बाल खिंच गए। तन्वी की आह सुनते ही सिबेन झटके से उठा। तन्वी, तन्वी, हम यहीं हैं, आप फिक्र मत करिए, ठीक है बस वो ये। तन्वी को देखकर उसे चैन की सांस आई। तन्वी उसकी शर्ट से अपने बाल निकाल रही थी। हड़बड़ाहट में उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सी लट कहाँ फंसी है। सिबेन ने हाथ से उसके रुकने का इशारा किया और खुद एक बार में उसके बाल निकाल दिए। तन्वी उठ गई, पर सिबेन जैसे ही उठने की कोशिश करने लगा, उसकी आह निकल गई, क्योंकि तन्वी तो उसके सहारे आराम से सो गई थी। पर सिबेन को जमीन की आदत नहीं थी। रात भर में कमर, पीठ और हाथ बुरी तरह अकड़ गए थे। उसने खड़े होने की कोशिश की तो वो लड़खड़ा गया। तन्वी ने उसे संभाल लिया। ठीक तो हैं आप? पूरी पीठ अकड़ गई है आपकी हमारे चक्कर में, आपकी तबीयत ना खराब हो जाए, इधर बैठिए। उसने सिबेन को सहारा देकर बेड पर बिठाया। सिबेन, तन्वी मैं ठीक हूँ। हाँ वो दिख रहा है, कितने ठीक हैं आप। तन्वी ने उसकी बात पर गुस्सा होते हुए कहा। सिबेन ने मजाक के अंदाज में कहा, तुम तो गुस्सा भी करती हो। तन्वी, हम गुस्सा आप पर नहीं खुद पर हैं, हमारी वजह से। सिबेन, कुछ नहीं हुआ तुम्हारी वजह से, ठीक हूँ मैं अभी, थोड़ी देर सो लूंगा जाकर क्वार्टर में, ठीक हो जाऊंगा।
पर तन्वी कुछ कहने वाली थी उससे पहले कावेरी वहां आ गई। सिबेन को वहां देखकर वो थोड़ा हैरान हुई, पर सिबेन ने कह दिया कि कल किसी इमरजेंसी की वजह से उसकी नाइट ड्यूटी थी और बाहर सोने की वजह से उसकी ये हालत है। कावेरी ने उसके लिए वहीं कॉफी मंगा दी। कुछ देर बाद सिबेन को कुछ आराम लगा तो वो अपने क्वार्टर में चला गया और इतना थक जाने की वजह से वहीं सो गया। दोपहर में सिबेन अपने क्वार्टर से बाहर आया तो एक लड़का सामने से आया और उसने कहा कि डॉक्टर जैन ने उसे बुलाया है। सिबेन उनके केबिन में गया। डॉक्टर जैन, आओ सिबेन, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था मैं। अब बताओगे कि कल रात का क्या मैटर था? इतना तो मैं जानता हूँ कि वजह कोई बड़ी ही रही होगी जो तुमने इतनी रात को मुझसे ये सब करवाया। कल रात तन्वी के कमरे से निकलते ही उसने तुरंत डॉक्टर जैन को फ़ोन किया था। हेलो डॉक्टर जैन, मुझे आपसे एक मदद चाहिए, प्लीज जल्दी। नींद भरी आवाज में डॉक्टर जैन बोले। सिबेन, क्या हुआ इतनी रात में? तन्वी ठीक तो है ना? सिबेन, वो ठीक रहे इसीलिए कह रहा हूँ। कुछ भी करके डॉक्टर यस को यहाँ से जाने को बोलिए प्लीज सर। डॉक्टर जैन, पर सिबेन इतनी रात में मैं क्या कहूँगा उससे? सिबेन ने कुछ सोचा और कहा, सर सुनिए, आज ही इमरजेंसी वार्ड में एक पेशेंट आया था जिसके लिए मैं इतनी रात तक यहाँ रुका था। अभी वो कुछ ठीक है, पर प्लीज आप यश को झूठ बोल दीजिए कि उसकी वहाँ ज़रूरत है, और प्लीज ऐसे कहिएगा कि उसे जरा भी समझ ना आए कि ये आप मेरे कहने पर कर रहे हैं। पर सिबेन, ये सब क्यों? सिबेन, बस ये समझ लीजिए, तन्वी के लिए सर प्लीज। डॉक्टर जैन, अच्छा ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। इसके बाद डॉक्टर जैन ने वही किया और यश को शक ना हो इसके लिए खुद भी वहाँ आ गए। डॉक्टर जैन के बार बार पूछने पर सिबेन ने उन्हें सब बता दिया। डॉक्टर जैन गुस्से में बोले, उस कमीने को मैं अभी यहाँ से बाहर फेंकता हूँ। मेरी बच्ची के साथ इतना सब होता रहा और मुझे कुछ भी पता नहीं चला, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। वो गुस्से में बाहर जाते इससे पहले सिबेन ने उन्हें रोकते हुए कहा, सर अगर उसे बाहर ही निकालना होता तो कल मैं उसकी हड्डियां तोड़कर यहाँ से उसे बाहर फेंक देता, लेकिन उसे बाहर निकालना सैल्यूशन नहीं है। डॉक्टर जैन, मतलब? सिबेन, सर कल मैंने उसकी आंखों में जो कॉन्फिडेंस देखा ना, उसे साफ साफ जाहिर हो रहा था कि उसके पीछे कोई बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। एक नॉर्मल इंसान जब ऐसा कुछ करता है तो वो कितना भी छुपा ले, पर डर उसकी आंखों में कहीं ना कहीं दिख ही जाता है। पर इसकी आंखों में कल डर नहीं गुरूर था, जो मुझसे कह रहा था कि मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसीलिए कल मैंने अपना गुस्सा कंट्रोल किया, क्योंकि मुझे उसके पीछे कौन है उसका पता लगाना है। डॉक्टर जैन, ठीक है सिबेन, जैसा तुम्हें ठीक लगे, पर अब आगे क्या करना है? सिबेन, सर आप कुछ भी करिए पर इसको तन्वी के विंग से दूर रखिए प्लीज। डॉक्टर जैन, तो तुम बताओ सिबेन, किसे वहां नाइट ड्यूटी के लिए रखूं? तुम्हें कौन ठीक लग रहा? सिबेन ने कुछ सोचा और कहा, मैं। डॉक्टर जैन ने उसे हैरानी से देखा, पर तुम तो पूरा दिन वैसे ही हॉस्पिटल में रहते हो, रात को कैसे ड्यूटी करोगे? घर नहीं जाओगे क्या? सिबेन ने मन में कहा, अब तन्वी को लेकर किसी पर भी भरोसा नहीं है मुझे। नहीं सर, घर जाऊंगा पर रुकूंगा यहीं। डॉक्टर जैन, पर सिबेन यहाँ रहकर भी डबल ड्यूटी आसान नहीं है, कैसे करोगे? सिबेन, तन्वी के लिए कर लूंगा सर, यहाँ रहूंगा तो चैन से सो तो सकूंगा। अगर घर चला गया तो हर वक्त मुझे तन्वी की फिक्र लगी रहेगी। डॉक्टर जैन इससे आगे कुछ कह नहीं पाए। अच्छा ठीक है सिबेन, पर अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना बेटा, और जो कुछ भी मेरी बच्ची के लिए कर रहे हो उसका एहसान। सिबेन, सर प्लीज तन्वी के लिए मेरी फिक्र को एहसान का नाम मत दीजिए सर। डॉक्टर जैन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। सिबेन वहां से चला गया। डॉक्टर जैन ने ऊपर देखते हुए कहा, जरूर तूने ही सिबेन को मेरी बच्ची के लिए भेजा है। भगवान मेरे इन दोनों बच्चों का ख्याल रखना। इधर तन्वी अपने विंग से बाहर आ रही थी, तभी उसके सामने यश आया। उसे देखकर तन्वी डर गई। यश, क्या लगता है वो बचा लेगा तुम्हें? उससे कोई उम्मीद मत पालना तन्वी, क्योंकि तुम्हारा साथ कोई नहीं देगा, और जो देगा उसका क्या हाल होगा वो तो जानती हो ना तुम। जितनी जल्दी हो सके खुद उसे यहाँ से जाने को कह दो, उतनी कम तकलीफ होगी तुम्हें भी और उसे भी। वरना जरा सोचो, अगर उनको तुम्हारी इस नई उम्मीद के बारे में पता चल गया तो क्या होगा? ये सुनकर तन्वी के माथे पर पसीना आ गया और चेहरे पर डर।
उसने बालकनी से नीचे देखा, जहां सेवेन कुछ मरीजों से बैठकर बातें कर रहा था। बीच बीच में वो कभी हंसते, कभी सेवेन को ध्यान से सुनते, और सेवेन को देखकर तन्वी की आंखें भर आईं। उसने रुंधी हुई आवाज में कहा, आपको कुछ नहीं होना चाहिए। हमारी वजह से आपका यहाँ से चले जाना ही सबके लिए ठीक होगा। हमें हमारे हाल पर छोड़कर आप चले जाइए यहाँ से। शाम हो चुकी थी। सेवेन अपने घर से होकर अभी अभी हॉस्पिटल वापस आया था। उसने घर पर सबसे कह दिया कि वो कुछ दिन घर सिर्फ सबसे मिलने आएगा, पर रुक नहीं पाएगा। माँ उससे नाराज थी इस बात पर फिर सेवेन ने उन्हें प्यार से समझा दिया। सेवेन हॉस्पिटल के गेट के पास ही था, तभी एक लड़का उसके पास आया। उसने एक डंडे में कई सारे लॉकेट लटका रखे थे। उसने सेवेन से कहा, भैया लॉकेट ले लो। सेवेन, नहीं चाहिए बेटा, कहकर आगे बढ़ गया, पर वो लड़का उसके पीछे पीछे आया और बोला, भैया ले लो ना, 50 का ही तो है, सुबह से एक भी नहीं बिका, आप ले लोगे तो कुछ खा लूंगा। उसने ऐसे कहा कि सेवेन को उस पर दया आ गई, पर सेवेन ये सोचने लगा कि वो किसके लिए ले ये लॉकेट। उसने एक नज़र घुमाकर सारे लॉकेट देखे, फिर उसकी नज़र एक लॉकेट पर गई जिसमें एक छोटा सा डब्बा ना था। उसे देखकर सेवेन को तन्वी की याद आ गई। पहली बार जब सेवेन तन्वी से मिला था तब भी वो इन्हें ही देख रही थी, और पहली बार जब तन्वी ने कुछ बोला था तब भी इसी वजह से सेवेन ने तन्वी के लिए वही लॉकेट खरीद लिया और बच्चे को पैसे दे दिए। लॉकेट के पैसे देने के बाद सेवेन ने उसे 500 रुपए और दिए। बच्चा, नहीं नहीं भैया, ये नहीं चाहिए, मैं भीख नहीं मांगता। सेवेन ने उसके पास घुटनों पर बैठते हुए कहा, अरे बाप रे, इतने जरा से हो और उसूल इतने बड़े बड़े, बहुत अच्छी बात है, पर बच्चा ये भीख नहीं है। मैंने जो आपको पैसे दिए वो शायद इस लॉकेट की कीमत हो सकती है, पर आपकी मेहनत इससे बहुत बहुत ज़्यादा कीमती है, और ये पैसे उसके सामने कुछ भी नहीं। और आप भूखे हो तो आपके घर में भी सब भूखे होंगे, तो इससे उन सब के लिए खाना ले जाना ठीक है। बच्चा उसकी बातें सुनकर खुश हो गया और उससे पैसे लेकर खुशी खुशी वहां से चला गया। सेवेन हॉस्पिटल आया तो बगीचे में तन्वी को ढूंढने लगा, पर वो उसे नहीं मिली तो उसके कमरे में चला गया, पर तन्वी वहां भी नहीं थी। उसने बाहर देखा, आसपास के कमरों में देखा, पर तन्वी उसे कहीं नहीं मिली। सेवेन को अब उसकी फिक्र हो रही थी। कावेरी वहां आई तो सेवेन को परेशान देखकर पूछने लगी, सर क्या हुआ, आप यहाँ? सेवेन, तन्वी कहाँ है? कावेरी, तन्वी कहाँ है? कावेरी, सर तन्वी वो तो यहीं थी। सेवेन की फिक्र गुस्सा बनकर बाहर निकली। उसने तेज आवाज में पूछा, पर अब कहाँ है? पूरे विंग में नहीं है, नीचे नहीं है, कहाँ गई है? तुम्हारे भरोसे छोड़कर गया था ना उसे, कहाँ गई फिर वो? कावेरी, कावेरी, सच सर, वो मैं उसे यहीं पर छोड़कर गई थी। उसने कहा भी था कि वो सोना चाहती है अब, इसीलिए मैं चली गई। सेवेन, क्या क्या कहा था उसने? कावेरी, यही सर कि वो सोना। सेवेन, ओह सिट, मैं क्या करूं उस लड़की का? कावेरी ने नासमझी से कहा, सर मतलब आप क्या कह रहे हैं? सेवेन, कावेरी, सोने का मतलब समझ रही हो? उसका मतलब था कि वो अब मौत की नींद सोना चाहती है, और तुम उसकी बात सुनकर भी समझ नहीं पाई। सेवेन को हड़बड़ी में वहां से जाते देखकर कावेरी ने पूछा, सर अब आप कहाँ जा रहे हैं? सेवेन, वहीं जो तुम्हारी तन्वी का फेवरेट सुसाइड पॉइंट है। सेवेन इतना कहकर जल्दी से टेरेस की तरफ भागते हुए गया। इतने कम वक्त में भी सेवेन तन्वी को जानने लगा था। उसे तन्वी वहीं मिली। वो मुंडेर के पास खड़ी थी और सामने क्षितिज की तरफ देख रही थी। सेवेन को उसे वहां देखकर लगा कि वो फिर से सुसाइड कर रही है। वो धीरे से तन्वी के पास आया और उसके पीछे खड़ा होकर बोला, कूद जाओ तन्वी, किसका इंतजार कर रही हो? वैसे भी हर बार कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा, कूद जाओ, यही करने आई थी ना यहाँ। अगर नहीं कूद पा रही हो तो मैं एक काम करता हूँ, खुद ही तुम्हें धक्का दे देता हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा। उसने गुस्से में तन्वी का हाथ पकड़कर उसे आगे धकेलते हुए कहा, खड़ी क्या हो, जाओ करो जो करने आई थी। वैसे भी तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि तुम्हारे ये सब करने से किसी पर क्या इफेक्ट होता है? तन्वी का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, देखो देखो मेरी तरफ तन्वी, मैं बेवकूफ हूं ना, जो तुम्हारे ऊपर अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। तुम्हें पता है मैं भी चाहूँ तो यहाँ सुबह 9 से 5 की ड्यूटी करके जा सकता हूँ, मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। इवन मैं यहाँ आऊँ ना आऊँ मुझे तब भी कोई कुछ नहीं कहेगा, पर मैं यहाँ अपना सारा वक्त तुम्हें दे रहा हूँ, पागल हूँ ना मैं?
तन्वी को बालकनी की तरफ मोड़ते हुए उसने नीचे दिखाया, जहां डॉक्टर जैन बैठे थे। देखो देखो उन्हें, इस उम्र में भी उन्हें दिन रात किसी की फिक्र रहती है, तो वो तुम्हें पता है, कल बस तुम्हारी वजह से आधी रात को वो हॉस्पिटल आ गए। उधर देखो तन्वी, वो धरा, जो पूरे हॉस्पिटल में सबसे लड़ती रहती है सिवाय तुम्हारे, बस तुम्हें अपना दोस्त मानती है। और कावेरी, तुम्हारे लिए वो मेरे अगेंस्ट तक चली गई। उसे पता था कि उसकी नौकरी जा सकती है, लेकिन फिर भी उसने बस तुम्हारे लिए इतना बड़ा रिस्क लिया। हाँ, अब तुम कहोगी कि इन सब से ये सब करने के लिए किसी ने कहा थोड़ी था, पर प्रॉब्लम यही तो है तन्वी, कि हम सब से किसी ने कुछ नहीं कहा, फिर भी हम तुम्हारे लिए इतना सब कर रहे हैं बिना किसी मतलब के, और तुम्हें इन सब की कोई कद्र नहीं। तुम्हें तो बस अपने बारे में सोचना है ना, अपनी प्रॉब्लम, अपना डिप्रेशन, अपना डर, बस और कुछ तुम देखना नहीं चाहती। किसी के एफर्ट, किसी की कोशिशें, तुम्हें इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना। क्या दुनिया में एक तुम ही हो जिसके साथ बुरा हुआ है? क्या प्रॉब्लम है क्या तुम्हारी? तन्वी, जो अब तक खामोशी से उसकी बातें सुन रही थी, उसने नजरें उठाकर सिबेन को देखा और भरी हुई आंखों और रुंधी हुई आवाज से कहा, आप हैं हमारी प्रॉब्लम, आपकी ये अच्छाई है हमारी प्रॉब्लम। सिवेन, हमने आज तक सिर्फ बुरे लोगों का सामना किया है, जिन्होंने हमारा भरोसा तोड़ा, जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई, हमें दर्द दिया, हमें डराया, हमें खत्म करना चाहा। बस एक इंसान से प्यार किया हमने जिंदगी में, और वो भी उन लोगों ने हमसे छीन लिया। पता नहीं इन सब में कैसे हमें आप मिल गए। हाँ, नहीं है हमें अच्छे लोगों और अच्छाई की आदत, नहीं पता कि अच्छे लोगों के साथ कैसे रहते, इसलिए कह रहे हैं कि हमें हमारी इस दुनिया में छोड़कर आप चले जाइए प्लीज। आप हमारे बारे में अभी कुछ भी नहीं जानते सिवेन, और ना ही हम चाहते हैं कि आप जाने। आज हम यहाँ मरने नहीं आए थे, बस खुद को तलाशने आए थे। पर हम जिए या मरें दोनों बराबर हैं, क्योंकि हम वैसे भी एक जीती जागती लाश ही तो हैं। तो जीना तो कब का छोड़ चुकी हूँ, इसलिए प्लीज हम पर अपना वक्त मत बर्बाद करिए और आप चले जाइए यहाँ से। सिबेन को तन्वी की बातें सुनकर गुस्सा भी आ रहा था, और कहीं ना कहीं उसकी बातों में छुपा दर्द भी महसूस हो रहा था। ठीक है तन्वी, अगर तुम यही चाहती हो तो मैं चला जाता हूँ, पर उससे पहले मुझे ये बता दो कि आगे मैं जब किसी और तन्वी से मिलूं तब क्या करूं? उसे एक पेशेंट नहीं बल्कि कोई अपना समझकर ठीक करूं, या फिर इस डर से कि कहीं वो भी एक दिन तुम्हारी तरह मुझे उसकी जिंदगी से चले जाने के लिए ना कह दे, बस अपनी ड्यूटी करूं? सिबेन का सवाल सुनकर तन्वी खामोश हो गई। सिबेन, बोलो तन्वी। नहीं है ना कोई जवाब, क्योंकि तुम भी नहीं जानती हो कि तुम गलत हो। सिबेन की आंखों के किनारों पर पानी आ गया था। उसने अपनी आंखें एक पल के लिए बंद की और फिर कहा, तन्वी, तुम जो चाहती हो वही होगा। मैं कोई भगवान नहीं हूँ जो चुटकी बजाकर तुम्हें ठीक कर दूं, और न ही मेडिकल साइंस जो कोई जादू। जब तुम खुद ही ठीक होना नहीं चाहती तो फिर मेरी यहाँ कोई जरूरत ही नहीं है। इतना कहकर वो मुड़ गया। आंखों में आ चुके आंसू उसने जल्दी से पोंछे। उसके दूसरे हाथ की मुट्ठी में अब तक जो लॉकेट था उसने मुट्ठी खोलकर उसे वहीं गिरा दिया और वहां से चला गया। तन्वी का हाथ खुद ब खुद उसे रोकने के लिए उठ गया, पर रुक गया। तन्वी की नजर उस लॉकेट पर पड़ी जो नीचे गिरा था। उसे देखते ही तन्वी को समझ आ गया कि ये उसके लिए ही था। तन्वी ने उसे उठाया और दूसरी तरफ पलट गई। सिबेन के सामने कठोर बने रहने के लिए जो दर्द उसने छुपाया था वो उसकी आंखों से बह गया। सिबेन गुस्से में नीचे आया। कावेरी सीढ़ियों के पास ही खड़ी थी, पर सिबेन को इतने गुस्से में उतरते देखकर वो साइड हो गई। सिबेन ने उसकी तरफ देखा भी नहीं और गुस्से में वहां से चला गया। कुछ देर बाद कावेरी सिबेन के क्वार्टर में गई तो देखा वो अभी भी गुस्से में सूटकेस में अपना सामान पटक रहा था। कावेरी डरते डरते उसके पास गई। सिबेन ने गुस्से में एक और शर्ट सूटकेस में पटकी तो कावेरी सहम गई। सर, आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। यहाँ मेरी किसी को जरूरत नहीं है। डॉक्टर जैन से मैंने बात कर ली है। 2 दिन के लिए उस यश को उन्होंने बाहर भेज दिया है, और तब तक तन्वी के लिए कोई नया डॉक्टर आ ही जाएगा जो शायद उसे मुझसे बेहतर संभाल सके। उसने सूटकेस छोड़कर कावेरी की तरफ देखा और कहा, तुम बस इतना ख्याल रखना कि रात में उसे अकेला मत छोड़ना, और उस यश को डॉक्टर जैन संभाल लेंगे।
कावेरी, पर सर आप कहाँ जा रहे हैं? सेबेन ने वापस अपना सामान सूटकेस में लगाते हुए कहा। अभी यहाँ से जा रहा हूँ, घर नहीं जाऊँगा। जब शहर से बाहर चला जाऊँगा तब घर पर बताऊँगा, नहीं तो वो मुझे जाने नहीं देंगे और इस शहर में मेरा अब दम घुट रहा है। इतना कहकर सेबेन ने सूटकेस बंद किया और बाहर आ गया। उसे कुछ याद आया, वो जल्दी से तन्वी के कमरे में गया। तन्वी वहीं थी। सेबेन को इतने गुस्से में देखकर तन्वी भी सहम गई। सेबेन तन्वी की तरफ बढ़ा तो तन्वी अपने कदम पीछे लेने लगी, पर सेबेन उसकी आंखों में देखता हुआ उसकी तरफ बढ़े जा रहा था और तन्वी पीछे होती जा रही थी। तन्वी पीछे दीवार से टकराई और रुक गई। सेबेन उसके पास आ चुका था, इतने पास कि सेबेन की सांसें तन्वी को महसूस हो रही थीं। सेबेन उसकी तरफ झुका तो तन्वी ने अपनी आंखें जोर से मींच लीं। सेबेन ने दीवार में लगी अलमारी पर रखा अपना सफेद ब्लेजर उठाया और झट से पीछे हो गया। ये लेने आया था, कल भूल गया था। तन्वी ने अपनी आंखें खोलीं तो सेबेन उससे दूर हटकर खड़ा था। उसने कुछ देर तन्वी को देखा और फिर पलट गया। इस ब्लेजर के बीच में उसे कुछ सख्त सी चीज मालूम हुई, पर उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। दरवाजे के पास जाकर उसने एक बार पीछे देखा और फिर नीचे चला गया। नीचे सब उसके सामने खड़े थे। डॉक्टर जैन, कावेरी, धरा और स्टाफ के सारे पेशेंट। सबकी आंखें भरी थीं, क्योंकि इतने कम वक्त में भी सेबेन अपने स्वभाव की वजह से सबका चहेता बन गया था। उसने डॉक्टर जैन के पांव छुए तो उन्होंने कहा, एक बार फिर सोच लो सेबेन, क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? सेबेन, जी सर। आगे बढ़कर वो कावेरी के सामने आया। कावेरी की आंखों में आंसू थे। उसने कावेरी से कहा, ऐसे ही हमेशा सही का साथ देना। कावेरी चाहे सामने कोई भी खड़ा हो। कावेरी ने भरे हुए गले से कहा, सर प्लीज। सेबेन मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। सामने धरा मुंह लटकाए खड़ी थी। सेबेन, थोड़ी कम लड़ाई करना, अब तुम समझी। धरा, हमें आपसे बात नहीं करनी है। आप चले जाएंगे तो हमें इन लोगों से कौन बचाएगा? सेबेन, तुम फिक्र मत करो, यहाँ अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। तुम्हें जितनी शक्कर चाहिए उतनी ले लेना, ठीक है? कोई कुछ नहीं कहेगा। ये सुनकर धरा की भी आंखों में आंसू आ गए। सेबेन ने मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ रखा और आगे बढ़ गया, पर धरा ने जिद करते हुए कहा, और हमारी दोस्त? ये सुनकर सेबेन रुका और फिर बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। कुछ और स्टाफ से मिलने के बाद उसने सारे पेशेंट को बाय कहा और कहा, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, पर आप सबको अपने दिल में लेकर यहाँ सब लोग थे, बस तन्वी नहीं। सेबेन जाने से पहले एक बार उसे देखना चाहता था। खिड़की से सेबेन को जाते देख रही तन्वी ने जैसे ही उसे अपनी तरफ मुड़ते देखा, वो वहां से पीछे हट गई। सेबेन को तन्वी की खिड़की पर कोई नजर नहीं आया, तो वो वापस मुड़ा और बाहर की तरफ चला गया। गेट से बाहर निकलकर उसने भरी हुई आंखों से एक बार हॉस्पिटल के गेट पर लिखा देखा, मदर टेरेसा हॉस्पिटल एंड केयर सेंटर देखा और मन में कहा, सफर है घर बंजारों का, हमें घर की कमी कैसी। फिर एक दर छोड़ते हुए आज आंखों में ये नमी कैसी, और वहां से चला गया। रेलवे स्टेशन के एक बेंच पर बैठा सेबेन सामने खाली पटरी को देख रहा था। उसने जानबूझकर 2 घंटे बाद की ट्रेन की टिकट ली थी। इसकी वजह वो खुद भी नहीं जानता था। सेबेन ट्रेन के उस स्टॉप पर बैठा था जहां अक्सर भीड़ कम रहती थी, इसलिए चारों तरफ शोर कम था। आसपास से आती बस चाय चाय की आवाजें ही उसके कानों तक पहुंच रही थीं। सेबेन कहीं खोया था। इतने में सामने से किसी ने कहा, बाबू चाय। इस आवाज से सेबेन का ध्यान टूटा। उसने सामने खड़े आदमी को देखा और उसे देखकर सेबेन को ऐसा लगा जैसे वो उसे जानता हो, पर पहचान नहीं पा रहा था। उसने कहा, अरे बाबू, आप इतनी जल्दी वापस जा रहे हो? सेबेन ने उसे शक की निगाहों से देखते हुए कहा, क्या मैं आपको जानता हूँ? अरे बाबू, जब आप यहाँ आए थे तब हम ही तो आपको अपनी ऑटो में बैठाकर छोड़कर आए थे। सेबेन को याद आया कि ये वही ऑटो वाला था जिसने उसे यहाँ आने के बाद हॉस्पिटल छोड़ा था। सेबेन, पर आप तो ऑटो चलाते थे ना, फिर ये चाय? उस आदमी ने मजाक बनाते हुए कहा, अरे बाबू, अब महादेव की नगरी में चोरी करेंगे तो बचेंगे थोड़ी, धर लिए गए। सेबेन, मतलब बाबूजी, जैसे उस दिन आपको बिना मीटर के छोड़े थे ना, ऐसे ही एक दिन एक सज्जन को छोड़े तो पता चला वो कोई अफसर निकला। अब हमारी गाड़ी है और लाइसेंस जमा है थाने में 1 महीने के लिए, तो बस ये चाय उठा ली। वैसे भी समस्या कोई भी हो,
या तो चाय से सुलझती है या चाय पी के। सेबेन को उसकी बात पर थोड़ी हंसी आ गई। उसने कहा, अच्छा जी बाबूजी, वैसे आपकी समस्या क्या है? सेबेन उसकी बात सुनकर फिर से गंभीर हो गया। आपको कैसे पता कि कोई समस्या है मुझे? उस आदमी ने गिलास में चाय निकालकर सेबेन को देते हुए कहा, वो कहे ना बाबू, हम यहाँ 20 साल से ऑटो चला रहे हैं। अक्सर यहाँ लोगों को उदास चेहरे के साथ आते और सुकून भरी मुस्कान के साथ जाते देखा है। और आप जब यहाँ आए थे तो मुस्कुरा रहे थे और आज मुंह लटकाए यहाँ बैठे। सिबेन ने उदासी में खोए सामने लगे बोर्ड पर लिखे वाराणसी जंक्शन को देखते हुए कहा, सुकून तो उन लोगों को मिलता है जिन्हें ये शहर अपना लेता है। इस शहर ने ना मुझे 4 साल पहले अपनाया था और ना आज। अरे बाबू, ये बनारस है और ई सब को अपना लेता है। फिर चाहे कोई लाखों पाप करके उन्हें धोने के लिए गंगा मैया के पास आए हो या कोई जीवन के बाद स्वर्ग की ख्वाहिश में मणिकर्णिका, आप यहाँ क्यों आए थे वैसे? सिबेन शायद किसी अधूरी कहानी को पूरा करने, पर अब लगता है कहानी अधूरी ही रह जाएगी, क्योंकि आज यहाँ से जाने के बाद मैं इस शहर में कभी वापस नहीं आऊंगा। उसे उसकी शर्ट में पहले से रखी पायल महसूस हुई। उसने झुककर नीचे गिरी पायल को उठाया और गौर से उसे देखने लगा। उसे याद आया कि ये कोट तो वो तन्वी के कमरे से लाया था। ट्रेन का सिग्नल हो चुका था, पर सिबेन का ध्यान पूरी तरह पायल और तन्वी में खोया हुआ था। ट्रेन सिग्नल देकर सिबेन के सामने से जा रही थी, पर सिबेन का ध्यान उस पर था ही नहीं। कुछ ही देर में ट्रेन ने प्लेटफॉर्म छोड़ दिया। सिबेन ने खुद से कहा, मतलब तन्वी ही वो लड़की है जिसने मुझे सुसाइड से बचाया था, जिससे मैं हमेशा मिलना चाहता था, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ और जिसे मैं इस हालत में अकेला छोड़ आया हूँ। लखनऊ का एक वीआईपी इलाका, जहाँ कई नेता, मिनिस्टर्स और शहर के जाने माने बिजनेसमैन रहते थे। इसी इलाके के बीच बना एक बड़ा सा घर, जिसके बाहर लिखा था राठौर निवास। अंदर एक बड़े से आंगन में एक रौबदार आदमी झूले पर बैठा था। उसके आसपास कुछ गार्ड्स भी खड़े थे और सामने खड़ा था यश, सर झुकाए। वो आदमी यश को गुस्से में घूर रहा था। यश ने कुछ कहने की कोशिश करते हुए कहा, सर वो आज चला गया। चुप! एक तेज आवाज माहौल में गूंज गई। वो आदमी खड़ा हुआ और यश की तरफ आया। यश उसे देखकर अपनी जगह पर ही खुद को कांपता हुआ महसूस करने लगा, पर उसके कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं थी। उस आदमी ने कहा, साले, तुमको हम कुत्ते की तरह पाल रहे हैं और तुमसे एक काम नहीं हुआ। एक लड़की को मरने पर मजबूर नहीं कर पाए तुम। कहे थे ना तुमसे कि उसको इतना तड़पाओ कि उसे जीने से डर लगने लगे। फिर वो अभी तक मरी क्यों नहीं? यश ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, सर, मैं उसे जिस हालत में छोड़कर गया था, मुझे पूरा भरोसा था कि वो मर जाएगी। सर, उसने तो 2 बार कोशिश भी की थी मरने की, पर वो उस लड़के ने ही उसे 2 बार बचा लिया। सफाई मत दो मुझे। तुम तब से हो वहाँ, जब से वो लड़की है उस पागल खाने में। तब तो वो लड़का नहीं आया था ना। फिर कैसे नहीं मरी हूँ? अब तक सीधे सीधे कहो, तुमसे कुछ नहीं होगा। यश ने लगभग गड़गड़ाते हुए कहा, सर नहीं, ऐसा मत कहिए। सर प्लीज एक मौका दे दीजिए सर, बस प्लीज एक मौका। चुप रहो तुम, इतने महीने से मौका ही दे रहे हैं, तब तो कुछ नहीं कर पाए और यहाँ हर बार बहाने बनाते हो। अरे अगर ये काम मेरे बस में होता तो तुझे वहाँ क्यों भेजता? अब तक तो उसे मार के दफना चुका होता और कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाता। यस सर, आप इतने बड़े मिनिस्टर होकर भी उसे खुद क्यों नहीं मार देते? इतना इंतजार क्यों कर रहे हैं? इतना सब कराने की क्या जरूरत है? मार दीजिए ना उसे। उस आदमी ने सख्त आवाज में कहा, नहीं, भूल कर भी ये गलती मत करना। उसके उस 2 कौड़ी के पुलिस वाले आशिक ने बहुत गंदा खेल खेला था मेरे साथ, जिसकी वजह से मैं अब तक सुकून नहीं ले पाया हूँ। अब मुझे चैन उस लड़की के मरने के बाद ही आएगा। और ध्यान रहे, उसे खुदकुशी ही करनी होगी। यस, पर सर क्यों? आप क्यों नहीं मार सकते उसे? तुमसे जितना कहा है करो और अपनी कीमत लो, समझे? याद रहे, तुम हमारे पालतू हो। हमारे मित्र बनने की कोशिश भूल कर भी मत करना। अगली बार तन्वी की खुदकुशी की खबर से पहले अपना चेहरा हमें मत दिखाना। यस जी सर। और फिर यस वहां से चला गया। वो आदमी वहीं झूले पर बैठ गया और आंखें बंद कर लीं। बीते कल की यादें उसकी आंखों के सामने आ गईं। 1 साल पहले एक पुलिस ऑफिसर जो कि 24-25 साल का था, हल्का सांवला रंग, फिट बॉडी, बैज पर लिखा था ध्रुव प्रताप सिंह,
आंखों में गुरूर लिए सामने खड़ा था। वीरेंद्र सिंह राठौर से दुश्मनी अच्छी नहीं है एसीपी, बहुत मुश्किलों में पड़ जाओगे। सामने खड़े एसीपी ध्रुव ने कहा, मुझे आपसे दुश्मनी करने का कोई शौक भी नहीं है, मैं बस अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ और आप चाहें तो मुझे आज सस्पेंड करा दीजिए। मैं रेजिग्नेशन लेटर जेब में लेकर घूमता हूँ, पर नौकरी करूंगा तो अपने उसूलों पर और सच के साथ खड़े होने में मुझे किसी से डर नहीं लगता। मौत से तो लगता होगा ना, वीरेंद्र ने उसे डराते हुए कहा। सर पर कफन उसी दिन बांध लिया था जिस दिन कंधों पर ये सितारे लगे थे। ध्रुव वहां से जाने लगा तो पीछे से वीरेंद्र ने कहा, और अपनी होने वाली पत्नी की मौत से भी डर नहीं लगता? सोचो तुम्हारी जिद की वजह से उसे खोना पड़ गया तो क्या करोगे? ध्रुव पलटा, अभी भी उसके चेहरे पर वही गुरूर था। वीरेंद्र की तरफ आते हुए उसने कहा, पता था मुझे तुम जैसे बेईमान लोगों ने मेरी कमजोर रग का पता कर लिया होगा, इसलिए मैंने उसका इंतजाम पहले ही कर लिया है। तुम तन्वी को छू भी नहीं सकते। जानते हो क्यों? क्योंकि मैंने एक एफआईआर खुद लिखकर पहले से कोर्ट में जमा कर दी है, जिसमें लिखा है कि तन्वी की जान को तुमसे खतरा है और अगर उसे कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। और याद रखना कि मेरी तन्वी से जितना हो सके दूर रहो, क्योंकि उसे कुछ हुआ ना तो तुम गए। इतना कहकर गुस्से में ध्रुव वहां से चला गया। झूले पर बैठे वीरेंद्र ने आंखें खोली, खुद से कहा, ई बात सिर्फ उ ध्रुव और हमको पता थी। उ ध्रुव को तो हम ठिकाने लगा दिया, अब बची उ तन्वी, और उ एक इकलौती गवाह है हमारे खिलाफ। इससे पहले कि वो मुंह खोले उसको मरना होगा। हॉस्पिटल के अपने कमरे में बैठी तन्वी के हाथ में सिवेन का लाया हुआ लॉकेट था। हमें पता है आपके साथ हमने अच्छा नहीं किया, हमें माफ कर दीजिए। काश हम आपको बता पाते कि आप वो इकलौते इंसान हैं जिन पर हमें भरोसा होने लगा था। काश बस एक बार आपको उन सब चीज़ों का शुक्रिया कह पाते जो आपने हमारे लिए करी थी। पर हमने क्या किया, आपसे कह दिया कि चले जाइए, और जब आप यहाँ से वाकई में चले गए हैं तो अब हम क्यों चाहते हैं कि एक बार आप यहाँ आ जाएं। सच कहें तो आप जब से हमारे आसपास रहते थे ना, तब हमें किसी से डर नहीं लगता था, पर हमारी किस्मत में किसी का साथ नहीं है। कुछ देर बाद वो उठी और एक बार जाकर उसने कॉरिडोर में देखा, वहाँ कोई भी नहीं था। उसने खुद से कहा, वो चले गए हैं तन्वी, और तुमने ही उन्हें यहाँ से भेजा है, फिर क्यों उनको ढूंढ रही हैं तुम्हारी आंखें? तन्वी का चेहरा और उदास हो गया। वो अंदर आई तो एकदम से लाइट चली गई। तन्वी को अंधेरे से डर लगता था। उसके पीछे से किसी के आने की आहट सुनाई देने लगी। वो अचानक से पीछे पलटी तो कोई बिल्कुल उसके पीछे खड़ा था। वो उससे टकरा कर एकदम से चिल्लाने वाली थी। तभी उस इंसान ने उसके मुंह पर अपना हाथ रखकर उसे दीवार से सटा दिया और तुरंत ही लाइट आ गई। तन्वी ने सामने सिवेन को देखा तो हैरान रह गई। उसे कुछ समझ नहीं आया। बस बाहर जाते हुए किसी के फोन में बजता एक गाना ही दोनों को सुनाई दे रहा था। सजदा करूं मैं तेरा सजदा, दिन रैन करूं बिन चैन करूं। सिवेन और तन्वी एक दूसरे को ही देख रहे थे। तन्वी ने कुछ कहने की कोशिश की तो सिवेन ने उसके मुंह पर रखे अपने हाथ को हल्के से दबाते हुए कहा, कुछ नहीं बोलोगी तुम? आज सिर्फ मैं बोलूंगा और तुमको सुनना पड़ेगा। तुमको क्या लगता है हमेशा तुम्हारी ही चलेगी? तुम्हारा मन हो तो तुम जियोगी, नहीं तो नहीं। तुम्हारा मन होगा तो बात करोगी, गुस्सा करोगी, फिक्र भी करोगी, नहीं तो क्या, चले जाओ बस ये कह दोगी और खत्म। तुम्हें पता है तन्वी, मैं यहाँ से गया क्यों था? तुम्हारे इस चले जाओ की वजह से। तुमने मुझसे बाकी जो भी बातें कही उनसे मुझे फर्क नहीं पड़ा, पर जब तुमने ये कहा कि चला जाऊं यहाँ से, तब ऐसा लगा कि किसी ने एक पुराने घाव पर फिर से चोट कर दी हो। और तुम्हें पता है मैं यहाँ वापस क्यों आया? क्योंकि मुझे याद आ गया था कि मैं फिर से खुद को भूल रहा हूँ। 4 साल पहले भी खुद को भूल गया था इस चले जाओ की वजह से। और आज भी तुम्हें पता है पिछले 4 साल से मैं एक जगह कभी नहीं रुका, पर यहाँ आने के बाद पहली बार मेरा यहाँ रुक जाने का मन हुआ, वो भी तुम्हारी वजह से। और तुमने क्या किया? आई एम सॉरी तन्वी, पर मैं कहीं नहीं जा रहा। मुझे नहीं पता तुम क्यों चाहती थी कि मैं यहाँ से चला जाऊं, पर अब मैं यहीं रहूंगा, तुम चाहो या ना चाहो। पर तुम मेरी पेशेंट हो और मेरी ही रहोगी, समझी तुम? इसके लिए मुझे तुम्हारी परमिशन नहीं चाहिए, समझी? और एक बात सुन लो तुम, अब की बार ये मरने वरने की कोशिश की ना तो ये प्यार से नहीं समझाऊंगा, एक थप्पड़ लगाऊंगा, दिमाग ठिकाने आ जाएगा तुम्हारा। सिवेन एक साथ इतना सब बोल गया।
तन्वी उसे देखती जा रही थी। उसके रुकने पर तन्वी ने उसे आंखों से इशारा करके अपना हाथ हटाने को कहा। सेबेन ने अपना हाथ हटा लिया और पीछे हट गया। तन्वी की सांस फूल रही थी। सेबेन ने बगल में रखे गिलास में पानी डालकर तन्वी की तरफ बढ़ा दिया। पानी। सॉरी, वो गुस्से में हद से थोड़ा ज्यादा बोल दिया, पर थप्पड़ वाली बात को छोड़कर बाकी सब सही है। मैं यही हूँ और यहाँ से कहीं नहीं जा रहा। अब तुम खुश रहो इससे या नहीं। इतना कहकर सेबेन वहां से चला गया। तन्वी उदास हो गई। रात को वो खिड़की के पास बैठकर आसमान की तरफ देखकर बोली, देखा माँ आपने, हमने आज एक और इंसान को तकलीफ दी। क्यों माँ? पहले आपको हमारी वजह से इतना कुछ सहना पड़ा, फिर ध्रुव, फिर नानी। पर सेबेन जी नहीं माँ, आप कहिए ना अपने भगवान से कि सेबेन जी को किसी मुसीबत में ना डालें। वो बहुत अच्छे हैं माँ, और हमने उनको भी खो दिया। हमारी किस्मत में किसी का साथ क्यों नहीं है माँ। कुछ देर बाद वो रोते रोते सो गई। सेबेन के हॉस्पिटल वापस आने से पूरे हॉस्पिटल में खुशी का माहौल था। सब बहुत खुश थे। दूसरे दिन सेबेन को सीढ़ियों पर ही तन्वी मिल गई, पर सेबेन ने उससे कुछ भी नहीं कहा। तन्वी सेबेन से बात करना चाहती थी। उसने सेबेन की तरफ देखते हुए कहा, आप प्लीज हमें माफ। अरे डॉक्टर पुलकित, सेबेन ने पीछे से उतरते किसी डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहा, और तन्वी को नजरअंदाज करते हुए वहां से चला गया। तन्वी को ये देखकर बहुत बुरा लगा। वो वहां से चली गई। सेबेन ने उसे हल्का सा पलटकर देखा और फिर बात करने लगा। शाम को सेबेन कॉरिडोर में ही था। सबका रेगुलर चेकअप करते हुए तन्वी के कमरे की तरफ आया। सेबेन ने उसके आगे आकर कहा, ये मैं कर दूंगा, तुम जाओ। तन्वी ने सेबेन को अपने कमरे की बाहर देखकर तन्वी को लगा सेबेन उसका चेकअप करने वाला है। उसने मन में सोचा, हाँ अब मैं इनसे सॉरी बोल दूंगी। पर सेबेन ने सामने से आती कावेरी को तन्वी का चेकअप करने के लिए भेज दिया और वहां से चला गया। दूसरे दिन भी सेबेन ने तन्वी से अभी तक कोई बात नहीं की थी। वो बालकनी से नीचे देख रहा था। जैसे ही पलटा, अचानक से तन्वी सेबेन के सामने आ गई और कहा, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। आप हमारी बात सुन क्यों नहीं रहे हैं? आप चाहें तो हमें और डांट लीजिए, चाहे तो दो चार थप्पड़ भी लगा दीजिए, पर आप ऐसे देखकर भी जब हमें नजरअंदाज कर रहे हैं, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। हो गई ना हमसे गलती, तो अब आप हमसे कभी बात नहीं करेंगे क्या? पहले हम किसी से बात नहीं करते थे ना, तो हमें इससे फर्क ही नहीं पड़ता था कि कौन कैसे बर्ताव कर रहा है हमारे साथ। पर अब आप सबसे बात करते हैं तो हमसे नहीं, तो हमें बहुत बुरा लगता है, और हमने आपको हर्ट किया उसके लिए भी सॉरी बोलना है। तन्वी ने ये सब कहते हुए एक बार भी सेबेन के चेहरे की तरफ नहीं देखा। वो बस नीचे देखकर बोले जा रही थी, और उसे ऐसे बोलते देखकर सेबेन मुस्कुरा रहा था। जब सेबेन ने तन्वी का कोई जवाब नहीं दिया, तो तन्वी ने कहा, ठीक है, आपको हमें माँ। पर इतना कहते ही उसकी आंखें झपकने लगीं और उसे सेबेन धुंधला धुंधला दिखने लगा। उसने अपना सर पकड़ लिया। सेबेन, तन्वी, तन्वी, क्या हो रहा है तुम्हें तन्वी? तन्वी लड़खड़ाई तो सेबेन ने उसे संभाल लिया और गोद में उठा लिया। तन्वी अब तक बेहोश हो चुकी थी। सेबेन उसे लेकर जल्दी से उसके कमरे में आया। उसे देखकर कावेरी और कुछ अन्य नर्स भी वहां आ गईं। कावेरी, सर क्या हुआ तन्वी को? सेबेन, शायद चक्कर आ गया है। इसने खाना तो ठीक से खाया था ना? कावेरी, सर खाना तो इसे दोनों टाइम भिजवाया था मैंने। सेबेन, अच्छा रुको, मुझे चेक करने दो। सेबेन ने तन्वी का चेकअप किया और कावेरी से उसे ड्रिप लगाने को बोला। सेबेन वहीं तन्वी के कमरे में बैठा था, उसे देख रहा था। उसने देखा कि तन्वी मुड़ रही है, तो उठकर उसके हाथ के नीचे एक तकिया रख दिया ताकि वो आराम से सो सके। वो वापस आकर बैठी रहा था कि उसे अपने लेस खुले हुए दिखे। वो बैठकर उन्हें बांध रहा था। तभी उसकी नज़र बेड के नीचे गई। वो वहां गया और वहां से उसने दो प्लेटें निकाली जिनमें खाना बिल्कुल वैसे ही रखा था। कावेरी को बुलाकर उसने पूछा, ये क्या है कावेरी? तन्वी ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया और तुम्हें पता भी नहीं है। कावेरी, सर सुबह तो ये लोग नीचे ही जाते हैं, इसलिए तब का मुझे पता नहीं, पर रात को मैंने तन्वी को खाना भिजवाया था, पर उसने क्यों नहीं खाया पता नहीं। सेबेन समझ रहा था कि कावेरी ने अपनी ड्यूटी पूरी की है, इसलिए उसने उसे ज्यादा कुछ नहीं कहा। ठीक है, जाओ, और सुनो, ड्रिप खत्म हो गई है तो कुछ देर में शायद वो उठ जाए, तो सूप भिजवा देना प्लीज। जी सर।
एक घंटे बाद तन्वी उठी तो देखा सामने सिबेन सोफे पर बैठा उसे ही घूर रहा था। उसने कावेरी को फोन करके सूप भिजवाने को कहा और तन्वी के पास आकर उसे ठीक से बिठाकर पीछे तकिया लगा दी। खाना क्यों नहीं खाया था? तन्वी पहले तो सिबेन का ये सवाल सुनकर डर गई, फिर उसने डरते डरते कहा, वो हमारा मन नहीं था। सिबेन ने उसकी तरफ देखकर कहा, वो खाना है, कोई पिक्चर नहीं कि मन नहीं है तो नहीं देखोगी। खाना मन के लिए नहीं, जरूरत के लिए खाया जाता है। रमा सूप लेकर आई। सेबेन ने उसे अपने हाथ में ले लिया। उसने तन्वी की तरफ देखते हुए कहा, वो तो अच्छा हुआ मैं वापस आ गया, वरना तुम्हें तो मेरी डांट खाए बिना खाना भी नहीं खाना है ना। उसने तन्वी की तरफ सूप से भरा चम्मच बढ़ाया। सूप को देखकर तन्वी का मुंह बन गया तो सेबेन ने उसे आंखें दिखाई। तन्वी ने सूप पीने में ही अपनी भलाई समझी। उसने चुपचाप सूप पी लिया। सूप पीते हुए उसने कहा, आपने हमें माफ कर दिया ना। सेबेन ने बिना किसी भाव के उसे सूप पिलाते हुए बोला, हम। और मन में कहा, मैं तुमसे गुस्सा था ही नहीं तन्वी, ये तो बस मेरा ट्रीटमेंट का एक हिस्सा था, ताकि तुम अपने पास्ट के बारे में सोचना छोड़ना सीख सको, तभी तुम आगे बढ़ पाओगी। बाहर से जाते यश ने सेबेन को देखा तो उसके कदम वहीं रुक गए। अब ये क्या, ये तो साला वापस आ गया। अब मैं क्या करूं? मिनिस्टर साहब को बताऊं? नहीं नहीं, वो पहले ही तन्वी के ना मरने से गुस्से में हैं। अगर इसके वापस आने की बात बता दी तो इससे पहले मुझे दफना देंगे। इसे मुझे ही हैंडल करना होगा। कुछ दिन यूं ही गुजरे। तन्वी अब हॉस्पिटल के और लोगों से बात करने लगी थी। सिबेन के ट्रीटमेंट का असर अब उस पर नजर आ रहा था। तन्वी हॉस्पिटल में कहीं भी जाती, धरा पूरा दिन उसके साथ ही रहती और पिछले 1 डेढ़ महीने में उसने सुसाइड जैसी कोई कोशिश नहीं की थी। सेबेन ने एक दिन तन्वी से पूछा, मेरे साथ बाहर चलोगी? वो जानता था शायद तन्वी की अकेले थोड़ा अजीब लगे, इसलिए उसने धरा और कावेरी को भी साथ चलने को कहा। तन्वी भी बहुत वक्त से यहीं बंद थी, इसलिए उसने सकुचाते हुए हाँ कर दी। सेबेन ने डॉक्टर जैन से सबको ले जाने की परमिशन ली और मार्केट चला गया। वहां उसने कुछ शॉपिंग की और आकर तन्वी और धरा को एक एक लिफाफा दिया। धरा ने देखा तो उसके लिफाफे में साड़ी थी। वो खुश हो गई। तन्वी ने अपने कमरे में जाकर लिफाफा खोला तो उसमें एक गुलाबी रंग का सूट था, कुछ चूड़ियां और काजल के साथ एक लिपस्टिक। सेबेन ये सब लाया है, ये सोचकर तन्वी को हंसी आ गई। सेबेन नीचे तन्वी का इंतजार कर रहा था। धरा और कावेरी उसके बगल में खड़ी उसके चेहरे पर आते जाते भाव देख रही थीं। कुछ ही देर में तन्वी वहां आ गई। उसे आज ऐसे देखकर सब हैरान थे, सबसे ज्यादा तो सिवेन। गुलाबी रंग का सूट पर उसने पीछे बालों को चोटी में बांधा था और आंखों में हल्का हल्का काजल और हाथ में हल्की सी चूड़ियां और कानों में छोटे छोटे बूंदे और हल्की सी लिपस्टिक। हमेशा उसे हॉस्पिटल के कपड़ों में देखने के बाद आज सिबेन ने उसे देखा तो उस पर से नजरें हट ही नहीं पा रही थीं। उसे ऐसे देखकर धरा उसके पास आई और धीरे से गाते हुए उससे बोली, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। बात सुनकर सिवेन का ध्यान टूटा तो वो झेप गया, पर धरा का गाया ये गाना वाकई उसके दिमाग में चल रहा था। तन्वी झिझकते हुए उन सबके पास आई। कावेरी ने कहा, अरे वाह तन्वी, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। सिवेन अभी भी सबसे नजरें बचाकर तन्वी को ही देख रहा था। उसने सबसे कहा, तुम लोग चलो, मैं कुछ भूल गया हूँ। धरा और कावेरी आगे चले गए। तन्वी भी उनके पीछे पीछे जाने लगी तो सिवेन ने उसे रोकते हुए कहा, तुमसे नहीं कहा है, तुम रुको 2 मिनट। तन्वी को कुछ समझ नहीं आया। सिवेन जल्दी से उसके कमरे में गया और बाहर आ गया। तन्वी ने पूछा, क्या हुआ, आपने हमें क्यों रोका? सिवेन ने कहा, पैकेट में कुछ और भी था। तन्वी ने कहा, नहीं, जो था हमने सब पहन लिया। सिवेन ने अपना हाथ आगे किया जिसमें एक बिंदी का पत्ता था। उसने उसमें से एक बिंदी निकालते हुए कहा, ये नहीं मिला था तुम्हें? तन्वी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, नहीं, वो हम ये नहीं लगाते। इतने में ही सिबेन ने उसके माथे पर एक छोटी सी गुलाबी बिंदी लगा दी और तन्वी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। तो लगाया करो और ज्यादा अच्छी लगोगी, अब चलें। तन्वी ने आंखें खोलीं तो उनमें कुछ नमी थी। हम दोनों बाहर चले गए। आगे की कहानी अगली वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।